साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर आप सबका पुनः स्वागत है। हम लोग इस समय परीक्षा श्रृंखला चला रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस कड़ी में आज रहेगा इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के लिए नेम्ड रिएक्शंस। केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शंस खूब पूछे जाने लगी है और लगभग 6-7 नंबर की तो नेम्ड रिएक्शंस हो ही जाती हैं। चौथा क्वेश्चन में भी कुछ हो जाता है, कुछ पांचवा क्वेश्चन जो होता है और छठे सातवें क्वेश्चंस में तो पूछी ही जाती हैं। ये केवल नेम्ड रिएक्शन भर ही नहीं है बल्कि तमाम से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने की विधियां भी होती हैं। इसलिए नेम्ड रिएक्शंस को अगर हम अच्छी तरीके से देखते हैं, समझ पाते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगी। तो उसी क्रम में आज चलते हैं जो महत्वपूर्ण नेम्ड रिएक्शंस हैं जो अक्सर करके बोर्ड परीक्षाओं में पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी भी। तो हम लोग एक तरीके से आज ये कह सकते हैं कि 2-4 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं, कुछ इस प्रकार से। चलिए सीधे बढ़ते हैं बिना किसी औपचारिकता के। हमारे पास सबसे पहले है वुल्टज अभिक्रिया। वुल्टज अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया क्या होती है, ये कई बार पूछी गई है। ये 2011, 15, 16, 18, 20, 22 इस प्रकार से कई वर्षों में रिएक्शन पूछी गई है कि वुल्टज रिएक्शन क्या होती है। जब एक एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड जिसको हम आरएक्स भी कहते हैं, एल्किल हैलाइड की दूसरे एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो यह अभिक्रिया वुल्टज अभिक्रिया कहलाती है। जब एक एल्किल हैलाइड की दूसरे एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो यह रिएक्शन वुल्टज अभिक्रिया कहलाती है और इस क्रिया के फलस्वरूप एल्केन बनते हैं। एक सामान्य सूत्र होगा जो वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। एल्किल हैलाइड का मतलब हो जाएगा, एल्किल हैलाइड का मतलब हो जाएगा आरएक्स, ठीक है, आरएक्स। आरएक्स एक एल्किल हैलाइड है, सोडियम धातु लेते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ता है, प्लस दूसरे एल्किल हैलाइड को हम उल्टा करके लिख लेते हैं आरएक्स, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा 2NaX। क्या बन जाएगा? 2NaX। आयरो पर हम शुष्क ईथर लिख लेते हैं, शुष्क ईथर, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होती है और बन जाएगा 2NaX, यहां से निकल जाएगा और R सिंगल बॉन्ड R, R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX, 2NaX। अब इस X के स्थान पर कोई भी हम एल्किल मूलक, जैसे हमने ले लिया RX की जगह पर, मान लिया हमने ले लिया CH3Cl ले लिया, मान लिया हमने CH3Cl ले लिया, X की जगह Cl और R की जगह पर CH3, तो CH3Cl प्लस 2Na प्लस इसको हमने उल्टा लिख लिया ClCH3, ClCH3, ठीक। तो यहां से क्या बन जाएगा, 2NaCl अलग हो जाएगा और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये शुष्क ईथर रहेगा, इस पर एरो पर लिख ले शुष्क ईथर, और ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी एल्केन बना। एल्केन में कौन सा एल्केन है? कार्बन परमाणु 2 है तो 2 पर आता है एथेन, क्या आता है? एथेन। तो एथेन बन जाएगा प्लस 2NaCl बन जाएगा। बहुत ही आसान रिएक्शन है, तो हम एल्केन बना सकते हैं। शर्त एक ये है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्किल हैलाइड ही इस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं और फिर टर्सरी वाले नहीं कर पाते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे, कभी कभी यहाँ से पूछ लिया जा सकता है एक ऑप्शनल क्वेश्चन कि किस प्रकार के एल्किल हैलाइड ये अभिक्रिया देते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ये है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, और दूसरा अणु भी मेथिल क्लोराइड का ही है, ये भी मेथिल क्लोराइड ही है, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिए। अगली रिएक्शन पूछी जाती है फ्रैंकलाइन अभिक्रिया क्या है।
ये भी कई बार पूछी गई है बोर्ड परीक्षाओं में। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी कई बार पूछी गई है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं जल्दी से। बिल्कुल पहले रिएक्शन जैसी ही है, फर्क ये है कि वहां पर हम सोडियम धातु लेते हैं और यहाँ पर जिंक धातु की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, बस इतना ही अंतर है। जब एक एल्किल हैलाइड की दूसरे एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से क्रिया कराई जाती है तो यह अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। इस क्रिया के फलस्वरूप भी एल्केन ही बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हमने एक साधारण रिएक्शन लिया, RX प्लस ZN प्लस XR। ठीक है, ये सामान्य रिएक्शन हो जाएगी। तो शुष्क ईथर यहां पर भी हो जाएगा शुष्क ईथर और बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड R प्लस ZnX2। ठीक, इसकी जगह पर हम कोई भी मूलक ले लेते हैं। मान लिया एल्किल मूलक में हमने CH3 ले लिया और X की जगह पर अगर हमने Br ले लिया, CH3Br प्लस Zn प्लस BrCH3, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ZnBr2 हो जाएगा। शुष्क ईथर रहेगा ही रहेगा, शुष्क ईथर, और ये बन जाएगा ZnBr2 अलग हो जाएगा और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ZnBr2। ठीक है, आपको कोई एक रिएक्शन लिखना है, चाहे हम जनरल रिएक्शन लिखें या कोई हम कंपाउंड लेकर के लिखें, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। कोई एक आपको लिखना होता है कम से कम, लेकिन समझने के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमको अगर अगला कोई कंपाउंड बनाना है तो यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे। ये तो बन गया आपका एथेन। ठीक, जनरल में लिख रहे हैं तो इसको आप लिख ले एल्केन, कोई एल्केन बन जाएंगे। ठीक, जल्दी से नोट करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी फिटिंग अभिक्रिया। यहां पर थोड़ा सा चेंज है कि जहां पर हम वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड लेते थे, वहीं यहां पर हम एरिल हैलाइड लेंगे, यानी एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा। अब आपका एरिल हैलाइड के रूप में हम ले सकते हैं फेनिल क्लोराइड या फेनिल ब्रोमाइड। ठीक, तो जैसे हमने लिया यहां पर C6H5Cl ले लिया, मान गया C6H5Cl। ठीक है, ये एरिल हैलाइड हो गया और दूसरे एरिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किससे क्रिया कराएंगे? सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे। तो यहां पर हमने सोडियम धातु ले लिया 2Na प्लस ClC6H5। तो आपका यहां पर भी बन जाएगा 2NaCl और C6H5 इंटू C6H5, एरो पर शुष्क ईथर, तो ये बन जाएगा C6H5 इंटू C6H5। इसी का नाम है डाईफेनिल को बाईफेनिल भी कभी कभी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, डाईफेनिल या बाईफेनिल। ठीक है, तो ये तो हो गई फिटिंग अभिक्रिया, बाईफेनिल बनता है। ये है एल्किल हैलाइड में हमने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं, या फेनिल क्लोराइड। इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, सोडियम धातु की उपस्थिति में क्रिया कराई गई है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, जल्दी से नोट करें, हो गया होगा। अगला है, अब उल्ट्ज और फिटिंग, दो वैज्ञानिकों ने एक अपना नया आविष्कार किया और देखा कि अगर हम एक एल्किल हैलाइड लें और दूसरा एरिल हैलाइड लें
तो भी ये रिएक्शंस हो जाया करती हैं। तो एक एल्किल हैलाइड की, जब एक एल्किल हैलाइड की दूसरे एरिल हैलाइड के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति हो और सोडियम धातु से क्रिया हो, तो यह अभिक्रिया कहलाती है उच्च फिटिंग अभिक्रिया। और इस क्रिया के फलस्वरूप भी बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न बनते हैं। बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न बनते हैं। जैसे जैसे हमने ले लिया, मान लिया एक हमने लिया एल्किल हैलाइड CH3Cl, CH3Cl, ठीक है। सोडियम धातु रहेगी तो 2Na ले लिया, 2Na। और दूसरा हमने ले लिया एरिल हैलाइड यानी Cl C6H5, C6H5, ठीक है। तो यहां पर भी 2NaCl बन जाएगा। बाकी तो सब वही रहेगा, शुष्क ईथर रहेगा ही रहेगा, शुष्क ईथर, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा C6H5 इंटू CH3, C6H5 इंटू CH3। इसी का नाम टाल्वीन है। क्या नाम है? टाल्वीन, ठीक। फेनिल मेथिल, फेनिल मेथिल, इसका दूसरा नाम है फेनिल मेथिल या टाल्वीन, फेनिल मेथिल या टाल्वीन, ठीक है। या तो फिर इसी को हम स्ट्रक्चर फॉर्म में कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये बेंजीन का हमने स्ट्रक्चर बना दिया और यहां पर हम CH3 लगा दें, ये भी टाल्वीन ही है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला फिर है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी खूब पूछी जाती है बोर्ड परीक्षाओं में, कई बार पूछा गया है। देखो फ्रीडल क्राफ्ट आपका पूछा गया 2010, 14, 15, 17, 21 और 22 में, ठीक है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया भी पूछी गई थी 14, 15, 16, 17, 20 और 22 में। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखते हैं। देखिए परिभाषा बहुत आसान लिखी गई है। वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन, रिएक्शन किससे होगी? मुख्य रूप से बेंजीन से। बेंजीन किसी एल्किल हैलाइड अथवा एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड को हम अम्ल क्लोराइड भी कहते हैं, अम्ल क्लोराइड भी कहते हैं। इससे जब इसकी उपस्थिति में क्रिया होती है, निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा फिर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में। बेंजीन से रिएक्शन की जाती है किसकी? एल्किल हैलाइड की। तो बेंजीन का हम स्ट्रक्चर बनाएं, इस बार बेंजीन का हमने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक। और इस पर हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब RX, ठीक है। तो उसकी जगह पर हमने ले लिया CH3Cl, CH3Cl ले लिया। किसकी उपस्थिति रहेगी? उपस्थित रहेगी निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति रहती है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि बेंजीन एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से हट जाएगा बेंजीन का, और उसके साथ में लग जाएगा Cl, और यहां पर एक एल्किल मूलक लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा CH3, यानी इसी का नाम है C6H5CH3। अभी भी आया था थोड़ी देर पहले, और फिर वही नाम आ गया टाल्वीन। इससे भी बन जाता है, क्या बन जाता है? टाल्वीन बन जाता है। और प्लस क्या निकल रहा है? यहां से Cl और यहां से HCl बना रहा है, ठीक है। तो ये तो रहा पहले रिएक्शन, जब हम किससे रिएक्शन कराए? एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराए। और जब हम कोई अम्ल क्लोराइड ले लेते हैं, जैसे मान लिया हमने ले लिया यहां पर, ये तो हमारा बेंजीन रहा, प्लस अम्ल क्लोराइड यानी CH3COCl, CH3CO
Cl, एसिटल क्लोराइड, इसका नाम है एसिटल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड, ठीक है, अम्ल क्लोराइड बोलते हैं। ये है हमारा बेंजीन, नाम जरूर लिखें, नाम लिखना नहीं भूलेंगे हम लोग। ये बेंजीन है, बेंजीन। ये था मेथिल क्लोराइड, था मेथिल क्लोराइड, नाम लिखना कतई नहीं भूलेंगे, ठीक। तो यहां पर भी हमारा क्या होगा, इस पर रहेगा निर्जल AlCl3, AlCl3, और यहां से Cl और यहां से H निकल करके HCl बना ही देगा, HCl तो बनेगा ही बनेगा। और देखिए क्या बन रहा है आपका, इसको हम पलट करके लिख लें तो हो जाएगा COCH3, COCH3, पलट करके लिख लेते हैं COCH3, ठीक है। अब CO कीटोन्स होते हैं, तो एसिटो, कीटो ग्रुप, एसिटो, 2 कार्बन परमाणु हो गए, इसलिए इसका नाम हुआ एसिटो। और ये फिनिल मूलक एसिटोफिनोन, इसका नाम हुआ एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, ठीक है, क्या नाम हुआ, एसिटोफिनोन। अब देखिए इन रिएक्शंस का महत्व जरा देखिए, हम लोगों ने कन्वर्जन में भी देखा, जो बेंजीन का हम कन्वर्जन आपको बता रहे थे, तो बेंजीन के कन्वर्जन में आपने देखा था कि किस प्रकार से हमने बनाया था बेंजीन से टाल्विन, बेंजीन से टाल्विन। तो बेंजीन से टाल्विन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की जरूरत पड़ती है। और हमने बेंजीन से बनाया था एस्टोफिनोन, एस्टोफिनोन में भी हमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है, इसी अभिक्रिया की जरूरत पड़ रही है। तो एक तरीके से अगर हमने कन्वर्जन पढ़ा है तो वहां से हम सीख पा रहे हैं, और यहां से नेम रिएक्शन भी सीख पा रहे हैं। तो इसी चीज को हम अपने कन्वर्जन में पुनः जोड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी रिएक्शन समझ में आ जाएंगी क्या होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार पुनः इसको जल्दी से समझते हैं कि बेंजीन पर जब हम अम्ल क्लोराइड, सॉरी मेथिल क्लोराइड यानी एल्किल हैलाइड की, या फिर एसिल हैलाइड जिसे हम अम्ल क्लोराइड भी कहते हैं, इनकी रिएक्शन कराते हैं, तो इस क्रिया के फलस्वरूप जो है वो हमारे HCl तो अलग हो जाता है, और प्लस बेंजीन का व्युत्पन्न, बेंजीन का व्युत्पन्न इस प्रकार से यहां मिल गया, टाल्विन मिल गया, और यहां पर एसिटोफिनोन बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लिया होगा। अगली रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो अभिक्रिया खूब पूछी गई है। देखिए मैं आपको बताता हूँ 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में देखिए कंटिन्यूटी बनी हुई है इसकी, समझ लो। तो कैनिजारो अभिक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, चलिए इसको देखते हैं। यह अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ रहे होंगे, नहीं तो मैं अभी इसी को समझा देता हूं। फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड इस प्रकार के होते हैं एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का मतलब ये होता है कि जैसे ये एल्डिहाइड ग्रुप से अगर कोई अगला परमाणु लगा हुआ है कार्बन का और उस पर हाइड्रोजन परमाणु होंगे तो वो हाइड्रोजन परमाणु अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड ऐसे हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। और इस क्रिया में क्या होता है कि एल्डिहाइड का एक अणु, एल्डिहाइड के 2 अणु लेना पड़ेगा, जिसमें एक अणु कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके एल्कोहल बना देगा, संगत एल्कोहल बना देगा, और दूसरा अणु जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्रिया करके उसका सोडियम लवण बनाता है, उसका सोडियम लवण बनाता है, ठीक है। क्या हो गया, यह अभिक्रिया वे एल्डिहाइड करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। और इस क्रिया में क्या होता है कि एल्डिहाइड के 2 अणु लिए ही जाएंगे, उसमें से एक अणु कास्टिक सोडा से क्रिया करके बनाएगा एल्कोहल, और दूसरा अणु बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण, ठीक है। चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को अच्छी तरीके से समझते हैं। एल्डिहाइड में हम अगर फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं तो पहली रिएक्शन हो जाएगी, 2 मॉलिक्यूल्स लेना ही पड़ेगा, 2HCHO,
2HCHO प्लस कास्टिक सोडा है, यानी NaOH हमको, तो ये हो गया 2HCHO प्लस NaOH गिव्स आउट, ये आपका एक एल्डिहाइड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, तो बन जाएगा मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। और दूसरा बनेगा जो फार्मिक एसिड का सोडियम लवण यानी HCOONA। चलिए नाम लिख देते हैं, ये है फार्म एल्डिहाइड, ये तो आपका कास्टिक सोडा है, ही लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ कोई बात नहीं, लेकिन ये हो गया मेथिल अल्कोहल और ये बन गया सोडियम फार्मेट, क्या बन गया, सोडियम फार्मेट बन गया, ठीक है, सोडियम फार्मेट। अब इसी के स्थान पर अगर हम बेंजल्डिहाइड ले लें, बेंजल्डिहाइड, उसके भी 2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा, 2C6H5CHO, C6H5CHO, ये बेंजल्डिहाइड हुआ, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और इस पर जब हम NaOH की रिएक्शन कराएंगे, ठीक, तो हमारा बन जाएगा क्या, अल्कोहल बनेगा जिसका नाम होगा बेंजिल अल्कोहल, C6H5CH2OH, 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 इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसी को हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म में, अगर लिखना चाहें तो हम CH2OH इस पर लिख दें, बस ये बन जाएगा आपका बेंजिल अल्कोहल, ठीक है, बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल लिखा हुआ गया, चलिए अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा। और दूसरा बन जाएगा कंपाउंड यहां से प्लस C6H5COONA यानी सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो बन गया आपका बेंजिल अल्कोहल प्लस सोडियम बेंजोएट। दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। देखिए हमसे पूछा जा सकता है कन्वर्जन की कैसे प्राप्त करोगे बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल, तो हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, हमारी यही अभिक्रिया हो जाएगी, जो खनिजारो अभिक्रिया है वही अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। चलिए कभी कभी मिश्रित भी ले लिया जाते हैं, एक बेंजल्डिहाइड ले लिया जाए और एक फॉर्मल्डिहाइड ले लिया जाए तो भी ये रिएक्शन हो जाती है, लेकिन हमको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आराम से ये रिएक्शन जनरली पूछी जाती है, इसलिए केवल इतनी दोनों रिएक्शन पर्याप्त हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कन्वर्जन है वो सब आ जाएंगे, चाहे हमारा फॉर्मल्डिहाइड से मिथिल अल्कोहल बनाना हो तब भी हम इसको कन्वर्जन के रूप में ले सकते हैं, और चाहे हमको बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल बनाना हो तब भी कन्वर्जन के रूप में इस खनिज अभिक्रिया का उपयोग किया जा सकता है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया होगा। अगला है हमारा कार्बिल एमीन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और ये भी कई बार पूछी गई है बोर्ड परीक्षाओं में, बहुत बार पूछी गई है, आप ध्यान दीजिए। देखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है आपकी पूछी गई है, कार्बिल एमीन, ठीक है, ये देखो पूछा गया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया आपसे पूछी गई है किस किस सन में, तो हम लोग देखते हैं इसको, कहाँ गया कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, चलिए कार्बिल एमीन जल्दी से मिल जाओ भाई, कार्बिल एमीन नहीं मिल रही, ढूंढे है, बंद कर दे रहा,
2016, 19, 14 इन सब में कार्बिल अमीन अभिक्रिया पूछी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चलिए ध्यान देते हैं। हमारे पास चाहे वो एरोमेटिक हो और चाहे एलिफैटिक प्राथमिक अमीन हो, एमीन है, आ की जगह ए कह लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। एरोमेटिक प्राथमिक अमीन हो या फिर एलिफैटिक प्राथमिक अमीन हो, इस पर कास्टिक पोटास और क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ अभिक्रिया कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एरोमेटिक अथवा एलिफैटिक प्राथमिक अमीन होना आवश्यक शर्त है। प्राथमिक अमीन पर कास्टिक पोटास और क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ अभिक्रिया कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाती है। और इस क्रिया के फलस्वरूप आइसोसाइनाइड नामक दुर्गंधयुक्त पदार्थ बनते हैं, जिसमें मरे हुए खटमल जैसी, खटमल तो जिंदा पर भी बहुत ही उसका दुर्गंध युक्त होता है, खटमल जैसी गंध होती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या होते हैं। अगर हमने एरोमेटिक अमीन लिया है तो हो जाएगा हमारा C6H5NH2, C6H5NH2 दैट इज एनिलीन। ठीक है, C6H5NH2 क्या है आपका? एनिलीन है। एनिलीन पर कास्टिक पोटास और क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 और प्लस कास्टिक पोटास यानी KOH 3 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ता है। ठीक, तो क्या बन जाते हैं? फेनिल आइसोसाइनेट बन जाएगा यहाँ पर, यानी C6H5 आइसोसाइनेट होता है NC C6H5NC प्लस 3KCl, 3K और 3Cl मिलकर के बन जाते हैं 3KCl प्लस 3H2O। ठीक, इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, फेनिल आइसोसाइनाइड, इसमें भी खटमल जैसी गंध होती है। और इसकी जगह पर अगर हम ले लेते हैं कोई एलिफैटिक प्राथमिक अमीन, जैसे हमने एथिल अमीन मान लिया, ले लिया C2H5NH2 एथिल अमीन ले लिया। ठीक, एथिल अमीन, ये क्या है? एथिल अमीन। इस पर अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें CHCl3 की और हमने ले लिया 3KOH, तो हमको मिल जाएगा एथिल साइनाइड C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। ठीक, हम इसकी जगह मेथिलमीन भी ले सकते थे, तो हो जाता CH3NH2 यानी मेथिलमीन प्लस CHCl3 प्लस 3KOH गिव्स आउट, ये हो जाता CH3NC मेथिल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl और प्लस 3H2O। ठीक है, तो हमारा मुख्य बात क्या हुआ कि एरोमेटिक अथवा एलिफैटिक प्राथमिक अमीन पर कास्टिक पोटास और क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ अभिक्रिया कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाती है। और इस क्रिया के फलस्वरूप आइसोसाइनाइड नामक दुर्गंधयुक्त पदार्थ बनते हैं। ये हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड साइनाइड। साइनाइड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है राइमर टीमैन अभिक्रिया। रीमर टीमैन भी कहा जाता है, कहीं कहीं राइमर टीमैन लिखा होता है, इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, हम ध्यान रखेंगे राइमर टीमैन या रीमर टीमैन एक ही बात है। ये होती है रिएक्शन फिनॉल पर। फिनॉल पर किसकी रिएक्शन कराई जाती है? फिनॉल पर रिएक्शन कराई जाती है कास्टिक पोटास और क्लोरोफॉर्म के कुछ बूंदों के साथ, या फिर क्लोरोफॉर्म के स्थान पर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हैं। तो यह अभिक्रिया कहलाती है रीमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। और इस क्रिया के फलस्वरूप सैलिसिल एल्डिहाइड, अगर हमने लिया है क्लोरोफॉर्म तो बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड, और अगर हमने लिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड
तो बनेगा सैलिसिलिक एसिड। ये दोनों रिएक्शंस जो है वो रीमर टीमैन अभिक्रिया या राइमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती हैं। जल्दी से देखते हैं। फिनाल यानी C6H5OH, तो स्ट्रक्चर फॉर्म में हम सीधे सीधे इसको OH लिख लिया, प्लस इस पर हमने रिएक्शन कराया कास्टिक पोटास की यानी 3KOH और प्लस क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3। तो ये Cl3 की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या कहला बन जाएगा, यहां पर 3KCl अलग हो जाएगा और बन जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। सैलिसिल एल्डिहाइड का सूत्र होगा, यहां पर ये तो OH रहेगा ही रहेगा और यहां पर एल्डिहाइड बने CHO, ये वाला CH और ये के वो CHO बन जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड प्लस 3KCl और प्लस 3H2O। ठीक है, ये है सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड। और अगर इसी फिनॉल, ये फिनॉल लिखा हुआ फिनॉल, इसी फिनॉल की अगर हम रिएक्शन करा दें, इसकी रिएक्शन करा दें, ये कास्टिक पोटास ले लें और प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो यहां से बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ये तो OH रहेगा ही रहेगा और ये हो जाएगा COOH। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड इसका नाम है। और प्लस आपका वही बन जाएगा 4Cl और 4KCl बन जाएगा प्लस 2H2O बन जाएगा। बाकी लिखा है चाहे ना लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, 4KCl प्लस 2H2O जो भी है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये राइमर टीमैन अभिक्रिया भी हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगली है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये भी बहुत बार पूछी जाती है। चलिए इसको क्या हम देखते हैं, एल्क एमाइड। एल्क एमाइड, एमाइड होते हैं CONH2 ग्रुप। एमाइड क्या होते हैं, CONH2, तो RCONH2 अथवा बेंज एमाइड C6H5CONH2 एमाइड होते हैं CONH2। इस पर ब्रोमीन जल और कास्टिक पोटास की अभिक्रिया जो है वो कहलाती है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, और इस क्रिया के फलस्वरूप प्राथमिक एमीन बनते हैं। क्या बनते हैं, प्राथमिक एमीन। तो चलिए जल्दी से समझते हैं इसको। एल्केमाइड मींस RCONH2, दैट इज हम R की जगह पर कोई एल्किल मूलक ले लें तो हो जाएगा CH3CONH2। ठीक है, अब इस पर हम रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन जल यानी Br2 प्लस 4KOH लेना पड़ेगा, 4KOH। तो बन जाएगा, बनेगा यहां से क्या बनेगा, एमीन बनेगा CH3NH2। प्लस 2KBr प्लस K2CO3। देखिए ध्यान दीजिए, कार्बन परमाणु चेक कर लो, हाइड्रोजन परमाणु। Br के इधर 2 हैं, इधर भी Br के 2 हैं, K के इधर कितने हैं 4, K के 2 और 2 4। कार्बन के इधर हैं बाएं साइड में 2 और इधर भी हो गए 1 और 1, ये 2। ठीक है, ऑक्सीजन के इधर हो गए 3 और प्लस अभी बचेगा 2H2O। देखिए ऑक्सीजन के कितने हो गए, 3 2 5, इधर भी देखिए 4 1 5 और ये 4H का मतलब 2H2O। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन हो गई। इसका नाम है एसेट एमाइड, एसेट एमाइड, एसेट एमाइड। और ये तो होगा ब्रोमीन जल, इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन।
क्या नाम हो जाएगा, मेथिल एमीन। ठीक है, तो एसेटेमाइड से मेथिलेमिन का कन्वर्जन भी हो जाएगा और ये हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया भी हो गई। इसी प्रकार से अगर हम लेते हैं बेंज एमाइड, तो सूत्र हो जाएगा C6H5CONH2। ये हो गया हमारा बेंज एमाइड। क्या हो गया, बेंज एमाइड, बेंज एमाइड। इस पर हमने ब्रोमीन जल यानी Br2 वाटर लिया प्लस 4KOH, तो हमारा बन जाएगा एनिलीन बनेगा। एनिलीन, एनिलीन को हम चाहे तो लिख लें C6H5NH2 लिख लें और चाहे तो स्ट्रक्चर बना करके उसके ऊपर एक जो है NH2 लगा देते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना करके NH2 लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा एनिलीन प्लस वही आगे बचेगा 2KBr बचेगा प्लस K2CO3 बचेगा, K2CO3 और प्लस 2H2O, ये तो बाकी सेम रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा ये हो गया एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन। ठीक है, तो देखिए बेंज एमाइड से कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन, तो भी ये रिएक्शन काम में आ जाएगी। ठीक, और नेम्ड रिएक्शन में तो आ ही गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसको हर कीमत पर याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया, चलिए देखते हैं। ये रिएक्शन भी कन्वर्जन में हमारे महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए कार्बन डाइसल्फाइड CH2, कार्बन डाइसल्फाइड का सूत्र होता है CH2। ठीक है, तो CH2 की उपस्थिति में, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कौन, टाल्विन किससे रिएक्शन करता है, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाता है, बेंज एल्डिहाइड। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में पूछा था कैसे प्राप्त करोगे, टाल्विन से बेंजल्डिहाइड या बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए हम बनाए बेंजीन से टाल्विन। टाल्विन बनाने के भी आपने नेम्ड रिएक्शन देखा भी, और फिर हम टाल्विन से पहुंच जाते हैं किस पर, बेंजल्डिहाइड पर। चलिए देखते हैं टाल्विन का सूत्र। टाल्विन का सूत्र अगर स्ट्रक्चर फॉर्म में हम लिखें तो उसका हो जाएगा CH3, ये है हमारा टाल्विन। क्या है, टाल्विन है। इस पर किसकी रिएक्शन कराते हैं, CH2 की उपस्थिति में CrO2Cl2 की। ठीक है, ऑक्सीकरण होगा तो वो आंशिक ऑक्सीकरण होता है, और ये हो जाएगा CrO2Cl2, CrO2Cl2, ये है क्रोमिल क्लोराइड, और यहाँ पर CH2 की भी प्रेजेंस रहती है, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में यह क्या बन जाता है, ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाता है, बेंजल्डिहाइड, यानी C6H5CHO, ये बन जाता है आपका बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, बन गया बेंज एल्डिहाइड। तो एक कन्वर्जन में भी बहुत महत्वपूर्ण थी रिएक्शन, हमने कन्वर्जन इसका बताया भी है, टाल्विन से बेंज एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से आपने बहुत से कन्वर्जन जो देखे वो सब इन्हीं नेम्ड रिएक्शंस पर आधारित है। आज के लिए इतना ही, और आगे देखते हैं इसकी जो रिएक्शंस रह गई हैं अगले दिन इसकी बताई जाएंगी। ठीक है।